दोस्तों, आज 26 अक्टूबर। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज का हमारा कोट्स है, देयर इज़ नथिंग मोर शाइनिंग दैन हैप्पीनेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव का पहला चरण परसों यानी 28 अक्टूबर को है और यह चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हर आदमी अपने अपने तरीके से उसका एनालिसिस करने में लगा है। बिहार विधानसभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बहुत सारी पार्टियां, छोटी बड़ी पार्टियां, बहुत सारे इंडिपेंडेंट दमखम लगा रखी है। कोरोना डिस्टेंस और बहुत सारी पाबंदियां, लेकिन बहुत हैरानी होती है कि वहां लाखों की भीड़ हो रही है, भाषण चल रहे हैं, रैलियां हो रही हैं और उनमें से किसी को कोई कोरोना नहीं हो रहा। इससे ये साबित होता है कि भीड़ से कोई कोरोना नहीं, बल्कि जिनके पॉकेट में पैसा है, जिनको निकालना है, निकलवाना है, उनको कोरोना हो रहा है। शहरों में कोरोना की नंबर्स ज़्यादा हैं बनिस्बत की गाँव में। जब लॉकडाउन हुआ और लाखों हजारों की संख्या में मज़दूर भीड़ लगा करके जमा हो करके पैदल चले, उन्हें किसी को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन घरों में बैठे हुए नवाबजादा को ज़्यादा कोरोना से प्रभावित होना पड़ा। तो ये कोरोना क्या है, ये तो आप लोग समझते हैं और जान रहे हैं और अच्छी तरह से आप समझ भी गए हैं। लेकिन ये जो विधानसभा का चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए ऊँट किस करवट बैठती है और कितना मज़ा आता है। जो लोग की आस लगा रहे हैं, मीडिया और जो बाकी लोग, ये सब मुँह के खाने वाले हैं और वहाँ एक ऐसा रिजल्ट आने वाला है जो शायद कुछ लोगों ने सोचा भी नहीं हो। और मेरी बिहार के जनता से गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 100% वोट दें। जो अच्छा लगे, जो उनके हित में काम करने वाला हो, उन्हें वोट दें, लेकिन वोट अवश्य दें। मशीन में खराबी या कुछ और ख़राबी अगर होती है, व्यवस्था अगर गलत करती है, तो उस पे भी लोगों की नज़रें हैं, देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन अपना मत बेचें, अपना मत अपने विवेक से दें, यही मैं आप सभी बिहारियों से गुजारिश करूंगा। और वहाँ एक ऐसा रिजल्ट जो लोगों को एक सबक दे सके, समझ आ सके कि राजनीतिक होता क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें परसों देखने को मिलेगा। कल भी हम इस पे थोड़ी सी बात करेंगे, तो उस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आप सब लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अन्य साधनों से जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। उपचुनाव मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। वहाँ की उतनी गामा गहमी या दिलचस्पी लोगों की नहीं है जितना कि बिहार के चुनाव पे है। इसलिए इंतज़ार कीजिए, परसों पता चल जाएगा कि बिहार की कहानी क्या होगी। मेरी शुभकामना है अच्छे सच्चे लोगों के साथ कि वो राजनीतिक में आए और बिहार का निर्माण में सहयोग करें। जनता वैसे लोगों को ही पसंद करेगी और मुझे विश्वास है कि वैसे लोगों को ही वोट मिलेगा। ये अलग बात है कि बहुत सारे वोट इधर उधर बढ़ जाते हैं और जिन्हें जीतना चाहिए वो नहीं जीतते, तो वो फासला भी आप लोग समझ करके तय कीजिएगा। आइए हम जो लगातार सुशासन व मानवाधिकार किताब पे बात करते रहें, जो हमने लिखा है उस पे बात करते रहें। आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे। अभी पहली ही किताब का कोर्स आपको
सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। उसके बाद बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी मैगजीन्स है और आपकी बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे समस्याओं का पे भी बात होगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि पे ही थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि अभी यही मौसम है। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से निमोनिया, सर्दी, जुकाम, बुखार हो रहे हैं। आप उससे घबराएं नहीं, ये कोई कोरोना नहीं है। हाँ, कोरोना के नाम पे जो बहुत धंधे हो रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम और बड़े बड़े जो नौकरशाह और लोग जो इसमें कारपोरेट घुसे हुए हैं, उनसे सावधान रहिए और अपने आप को घर में ही क्वारंटाइन करके, घर में ही देख रेख करके अच्छी दवाइयाँ लीजिए। मैं भी कई बार बीमार हुआ, मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी दवाइयाँ ली और अच्छे से देख रेख किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। तो इस तरह से आप अपने आप को सेव कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों और नर्सिंग होम का चक्कर लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज अच्छे सच्चे डॉक्टर की भी बहुत कमी है। पढ़ लेते हैं, बहुत सारी डिग्रियां ले लेते हैं, चूँकि अभी नीट में बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं, उनकी कई एडमिशन्स अच्छे बच्चे भी पास हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जो 30 लाख 40 लाख के पिटिशन डोनेशन दे करके एडमिशन लेंगे, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे वो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, वो देश के हित में ठीक नहीं है। तो जो अच्छे सच्चे डॉक्टर्स हैं उनका हम स्वागत करते हैं और आपका भी। तो आइए हम थोड़ा बुद्धिजीवी और जनप्रतिनिधि पे, जो हमारे सुशासन और ह्यूमन राइट्स की किताब पे है। तो बुद्धिजीवी जो हैं हमारे वर्ग किसी भी देश व समाज के लिए पथ प्रदर्शक होते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग तमाम क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा व लगन के बल पर देश व समाज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में बुद्धिजीवी वर्ग को काफ़ी आदर्श की दृष्टि से देखा जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग समय समय पर अपने विचारों से देश व समाज को अवगत व आगाह कराया करता है। यदि किसी सरकार की नीतियां समाज के लिए लाभदायक नहीं होती तो बुद्धिजीवी वर्ग उसकी आलोचना करने से नहीं हिचकते। समय समय पर बुद्धिजीवी वर्ग ने विभिन्न सरकारों को अपने विचारों से प्रभावित किया है। कभी कभी सरकारी और बुद्धिजीवियों के बीच मतभेद भी हो जाता है, परंतु बुद्धिजीवी वर्ग समाज के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए अपने विचारों पर स्थिर रहते हैं। बुद्धिजीवी प्रायः अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे सही को सही व गलत को गलत कहने से नहीं हिचकते। बुद्धिजीवी वर्ग ने कई रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए समाज में चेतना जागृत किया है। बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, समाज सुधार का क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, दर्शन, भाषा, संस्कृति, राजनीति, धर्म, हर क्षेत्र में बुद्धिजीवी अपनी भूमिका से समाज को नई राह दिखाने में लगे रहते हैं। इनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता और मेरा मत है कि बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेघा शक्ति के बल पर नई राह बनाते रहें। नए विचारों को क्रियान्वित करने, नए रास्तों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करके जनता में नया जोश भरने का काम बुद्धिजीवी वर्ग करता है। यदि शिक्षा शास्त्र से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग मानवाधिकारों के बारे में थोड़े से और प्रयासरत हो जाएं तो मानवाधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता अवश्य बढ़ जाएगी। वैसे तो हमारे देश में बहुत पहले से मानवाधिकारों के प्रति कई संगठन काम कर रहे हैं और मानवाधिकार संगठनों से तमाम बुद्धिजीवी लोग भी जुड़े हैं। यदि अन्य क्षेत्रों के बुद्धिजीवी लोग भी इस मसले पर अलग जगाने का प्रयास करें तो समाज में नए तरह की जागृति आएगी। देश का हर नागरिक मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होगा। आज साक्षरता की बात की जाए तो सुखद एहसास होता है। खासकर महिला साक्षरता दर बढ़ाने के लिए तमाम बुद्धिजीवियों ने प्रयास किया। इसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इसी तरह से यदि मानवाधिकार के बारे में बुद्धिजीवी वर्ग विभिन्न पत्र पत्रिकाओं तथा टेलीविजन पर अपने विचार रखने लगेंगे तो मानवाधिकार के हनन की घटना कम होने लगेगी। मीडिया में खबर आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहकर प्रशासन शांत हो जाता है, परंतु यदि बुद्धिजीवी वर्ग खुलकर दबाव बनाएं तो निश्चित रूप से इस तरह के उत्पीड़न रोके जा सकते हैं। इस संबंध में मीडिया अपनी भूमिका निभा रही है। मीडिया को जहां मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास में
और तेजी लाने की जरूरत है, वहीं बुद्धिजीवी वर्ग को मानवाधिकार के पालन के प्रति वे उत्पीड़न के खिलाफ मीडिया के जरिए अपना संदेश पहुंचाने की जरूरत है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता जब किसी थाने में उत्पीड़न के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, उसके अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल उठा दिया जाता है। और ऐसे कार्यकर्ता जब बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं तो वहां भी इनकी सुनवाई नहीं होती। ऐसे में यदि मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ मीडिया व बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग मिल जाए तो जहां उत्पीड़न की घटनाएं रोकी जा सकती है, वहीं लोगों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता लाने में सफलता मिल सकती है। विडंबना यह है कि आज जब ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाता है तो वे अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। इनसे यदि राजनीतिक दलों के बारे में, फिल्मों, टेलीविज़न सीरियल के बारे में पूछा जाए तो इनके पास तमाम जानकारी होती है, परंतु उन्हें मानवाधिकारों के संबंध में जानने की उत्सुकता ही नहीं रहती है। बुद्धिजीवी वर्ग इन पढ़े लिखे युवा वर्ग को भी दशा दिशा निर्देशन दे सकते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग के दबाव पर विभिन्न राज्य सरकारें भी मानवाधिकार जैसे विषयों को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से लागू करने पर विचार कर सकती है। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के नाते मेरा सुझाव है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही मानवाधिकारों के संबंध में बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि इसे अनिवार्य विषय बना दिया जाए। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्ड विचार करें तथा केंद्र सरकार से परामर्श करके इस संबंध में पहल करें। यदि स्कूली स्तर से मानवाधिकारों के प्रति बच्चों को जागरूक किया जाएगा तो निश्चित रूप से पूरा समाज जागरूक हो जाएगा और मानवाधिकारों के पालन को लेकर सब सचेत रहेंगे और मानवाधिकारों के हनन की घटनाओं को रोकने के लिए युवा खुलकर आवाज़ उठाने लगेंगे। जनप्रतिनिधि जो हमारे आज़ादी के बाद हुए लोकसभा के 17वें चुनाव के बाद जितनी भी सरकारें बनी, इन सरकारों ने मानवाधिकारों पर समुचित ध्यान नहीं दिया। वैसे तो 1993 में भारतवर्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ। 1993 के पहले तक हमारे देश में मानवाधिकार के बारे में जागरूकता काफ़ी कम थी। 1993 के बाद से देश में मानवाधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी। यह जागरूकता सिर्फ नाम मात्र बढ़ी। आज हमारे देश में मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन दबंग लोग करते हैं। जनप्रतिनिधियों पर भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी हुई तमाम सरकारें ने देश का कायाकल्प करने का प्रयास किया। देश में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ, महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, परंतु समाज में शोषित, वंचित व निरीह लोगों के प्रति लोगों की जातियाँ अभी तक समाप्त नहीं हुई। अभी भी यह देखा गया है कि कुछ पिछड़े क्षेत्रों में लोग मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, उनके पैसे काट लेते हैं, उनको बंधक बना लिया जाता है। इसी तरह से महिलाओं का शोषण बदस्तूर जारी है। देश की सरकार ने तमाम कानून बनाए पर इनसे महिलाओं का शोषण नहीं रोक सका। विडंबना तो यह है कि देश की तमाम पढ़ी लिखी महिलाएं भी मानवाधिकारों के बारे में नहीं जानती और कई ऐसे बुद्धिजीवी मुझे मिले कि उन्होंने भी मानवाधिकार के बारे में नाम मात्र ही जानकारी रखते हैं। सरकार के प्रतिनिधियों और नुमाइंदों को भी मानवाधिकारों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। हमारे देश में कई बार सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसकी कई वजह थी। दल बदल, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद के कारण ही देश में राजनीति का स्तर नीचे गिरा है। मेरा राजनीतिक पार्टियां हम अपने घोषणा पत्र में सर्वसमाज समभाव की बात करती रही है, पर तमाम राजनीतिक पार्टियां आज भी विभिन्न क्षेत्रों में जाति व संप्रदाय के वोटों को देखते हुए ही उम्मीदवारों का चयन करती है। यही वजह है कि आज देश के कई राजनीतिक दल अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद व भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने में लगे हैं। ये प्रवृत्ति मानवाधिकारों को घोर उल्लंघन है। इन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और इस पे मेरा मत है कि ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय होने के नाते राजनीतिक दलों को मेरा सुझाव है कि वे अपना घोषणा पत्र बनाते समय मानवाधिकार के बारे में जरूर सोचें और मानवाधिकार के पालन, संरक्षण और जागृति के लिए काम करने का संकल्प लें। मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाकर हर वर्ग के लोगों को यथोचित मानवाधिकार की सुविधा देकर तमाम समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। सभी राजनीतिक दल मानवाधिकार से जुड़े लोगों को विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व देने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करें। सरकार से आग्रह है कि हर
वह हर विभाग में मानवाधिकार के उल्लंघन पर निगरानी रखने के लिए एक तंत्र विकसित करें, जिससे सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों का शोषण न हो सके। पुलिस का चेहरा और मानवीय बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण में ही मानवाधिकार जैसे विषय रखे जाएं। हर महीने प्रत्येक थाने में दर्ज मानवाधिकारों से संबंधित घटनाओं पर सरकार के प्रतिनिधि विचार करें और इस पर ठोस कार्रवाई करने का निर्णय लें। महिलाओं से ज्यादती के संबंध में जो भी शिकायतें आती हैं उसको तत्काल सुलझाने का प्रयास किया जाए। हालांकि अब कानून में बदलाव हुआ है, उम्मीद है इससे महिला को शीघ्र न्याय मिलेगा। मानवाधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है, यह मानव से जुड़ी है। मानवाधिकार कार्यकर्ता मानवीय मूल्यों को भी समझते हैं। ऐसे में सरकार से आग्रह है कि विभिन्न मंत्रालयों के पैनलों में मानवाधिकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी रखा जाए। इसके साथ ही सरकार राज्यसभा के लिए लोगों का चयन करते समय मानवाधिकार क्षेत्र से जुड़े लोगों पर भी विचार करे। मानवाधिकारों से जुड़े लोगों को भी संसद में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समाज के प्राय हर क्षेत्र में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में यदि शासन के लोग इन्हें दूर करने का प्रयास करें तो सफलता मिल सकती है। सुशासन ही तमाम समस्याओं का समाधान है। तो इस तरह से आज बस इतना ही। चूँकि बिहार के चुनाव पे आपका भी और मेरा भी नज़र टिकी हुई है, देखते हैं होता क्या है। तो कल बिहार के बारे में भी बात होगी और थोड़ा सुशासन के बारे में भी, और फिर परसों देखते हैं कि वोट जनता पैसा लेकर देती है या पैसा खा करके देती है। यही हमें देखना है। बिहार के नौजवानों को, बिहार के बुद्धिजीवियों को और बिहार के समझदार वोटरों को। बस इतना ही। आपका डॉक्टर एम यू दुआ, अहरा व ANP का अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।